नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में हम प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड एक थ्योरी को कवर करेंगे जो महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित है। नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो 1913 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा थ्योरी का प्रकाशन किया गया जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा क्यों दी गई? जब अल्फ्रेड वेगनर एक प्रमुख जलवायुवेता था जो क्लाइमेट चेंज पर कार्य कर रहे थे। क्लाइमेट चेंज पर कार्य करते हुए जब वो अंटार्कटिका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोयले के निक्षेप पाए जा रहे हैं और दूसरे स्थान यानी सहारा डेजर्ट पर पाया गया कि बर्फ के निक्षेप हैं, ग्लेशियल निक्षेप पाए गए। तो उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से कैसे क्लाइमेट चेंज हो सकती है, या तो यहाँ पर जलवायु कटिबंध सरके हैं या फिर महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, क्योंकि सहारा डेजर्ट पर बर्फ के निक्षेप पाए जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर कभी शीत प्रकार की जलवायु रही होगी। और दूसरा इसके बाद में है अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोयले के निक्षेप का पाया जाना, अर्थात यहाँ पर कभी उष्ण प्रकार की जलवायु रही होगी। तो उष्ण जलवायु में ही वनस्पति विकसित होती है और वनस्पति के दबने, गलने और सड़ने के परिणाम स्वरूप कोयले का निर्माण होता है। तो कोयला के निक्षेप और सहारा डेजर्ट में पाई गई बर्फ के आधार पर उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दे डाली। तो उन्होंने अपने कुछ साक्ष्य दिए जिनके आधार पर उन्होंने कहा कि मेरी थ्योरी को माना जाए कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, क्योंकि जलवायु कटिबंध नहीं सरक सकते हैं तो यहाँ पर महाद्वीपों का ही विस्थापन हुआ है। अब बात करते हैं कि इनकी थ्योरी को महत्ता नहीं दी गई क्योंकि ये अपने प्रमाणों को सिद्ध नहीं कर पाए थे कि महाद्वीप किस प्रकार से सरक सकते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतने बड़े भूखंड या स्थल के टुकड़े एकदम से बहुत लंबी दूरी तक तय करके सरक जाए? तो ऐसे दृढ़ भूखंड कैसे सरक सकते हैं? इन थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने अपने दो बल बताए कि दो बलों के आधार पर, जो कि एक उत्प्लावन बल होता है कि सियाल साइमा पे तैर रहा है, उसके कारण से जो अवसाद किनारे पर लग गए हैं, महाद्वीप सरके हैं, उसके कारण से किनारों पर पर्वत श्रेणियां निर्मित है, जैसे आल्पस है या रॉकीज एंडीज पर्वत है। वो किनारों पर अवसाद निर्मित होने के कारण से, यानी महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, उसके कारण से अवसादों के जमने के परिणाम स्वरूप पर्वत निर्मित हो गए हैं। लेकिन उनकी थ्योरी को मान्यता नहीं दी गई क्योंकि उनकी जो थ्योरी है वो सिद्ध नहीं कर पाई कि महाद्वीप किस प्रकार से सरके हैं या किस कारण से सरक पाए हैं। और उन्होंने एक दूसरा और बल बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से महाद्वीप सरके हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल या ज्वारीय बल के कारण से अगर महाद्वीप सरक सकते हैं तो पृथ्वी घूमना तक बंद कर देती। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी थ्योरी को माना नहीं गया और अल्फ्रेड वेगनर ने 1913 में अपनी थ्योरी प्रकाशित की। उनके द्वारा दो बल को उत्तरदायी माना। एक है उत्प्लावन बल, गुरुत्वाकर्षण बल, एक है ज्वारीय बल। अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरीज में साक्ष्य प्रस्तुत किए। उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जो भी स्थल के भाग हैं वो एक स्थान पर ही एकत्रित थे। तो इस सुपर कॉन्टिनेंट, एक उन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट बताया जिसका नाम पेंजिया बताया। ठीक है, पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण स्थल वाला भाग, यानी सभी महाद्वीप एक जगह पर लोकेटेड थे जिसका नाम है पेंजिया। अब उन्होंने बताया कि इसके चारों तरफ संपूर्ण जल की उपस्थिति थी और एक सुपर ओशन नाम इसको दिया है जिसका नाम है पेंथालासा। आगे उन्होंने बताया है कि पेंजिया का जब विखंडन हुआ तो इसके बीच में पेंथालासा का जल प्रवेश कर गया और इस पेंथालासा के जल जब पेंजिया के दो भाग हुए, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा।
उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के बीच में जब जल प्रवेश कर गया उसे ही टेथिस सागर कहा गया। ठीक है, इस प्रकार से धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस में सभी महाद्वीप सेपरेट होते चले गए हैं और फिर संपूर्ण जो कि वर्तमान का हमारा विश्व है वो निर्मित हुआ है। यानी 7 महाद्वीप निर्मित हुए और 4 ओशियन निर्मित हुए हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रूव करने के लिए वेगनर के द्वारा दिए गए साक्ष्य हैं। उसमें सबसे पहला साक्ष्य है कि जिग्साफिट कंसेप्ट क्या है कि सभी महाद्वीपों को आपस में सटाया जा सकता है। जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार से अफ्रीका का गिनी तट है, उसमें ब्राजील के केप साउरोक जो किनारा है उसे सटाया जा सकता है। इस प्रकार से ये को ब्राजील के केप साउरोक अंतरीप को गिनी की खाड़ी में सटाया जा सकता है। इसी प्रकार से यूरोप और एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ा जा सकता है। संपूर्ण महाद्वीप एक जगह पर एकत्रित होते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जिसे पेंजिया कहा जाता है। दूसरी अवधारणा ये है पहली अवधारणा जब उन्होंने दी थी जिग्साफिट तो उसके लिए कहा गया कि ये तो एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि जो आकृति है इन महाद्वीपों की वो वैसे भी मिल सकती है, यानी इसका कोई प्रूव नहीं है हो सकता कि इनको महाद्वीपों को सटाया जा सकता है तो ये आपस में कभी जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी हमारे पास अवधारणा आती है चट्टानों की समानता। वेगनर महोदय ने कहा कि जो ये महाद्वीप मैं जिग्साफिट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जोड़ रहा हूं, उन जुड़े हुए जो महाद्वीप है उनके बीच में पाए जाने वाली जो चट्टाने हैं वो समान है। जैसे ब्राजील के तट को हमने अफ्रीका की गिनी की खाड़ी से सटाया है तो सोने की सिराएं इन दोनों पर ही पाई जा सकती हैं। इसी प्रकार से जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में जो कि लोहे के अयस्क पाए जाते हैं या अन्य प्रकार की जो चट्टानें पाई जाती हैं वो दोनों महाद्वीपों पर समान रूप से पाई जाती हैं। यद्यपि इनके बीच में अक्षांशीय अंतर भी है, लेकिन फिर भी इन महाद्वीपों में पाई जाने वाली चट्टानें एक प्रकार की हैं, अर्थात इन चट्टानों का फॉर्मेशन एक ही समय में हुआ है, अर्थात ये महाद्वीप पहले एक ही स्थान पर एकत्रित थे। अब सेपरेट होने के बाद में ये महाद्वीपों में चट्टानों की समानता दिखाई पड़ती है। थर्ड, इन्होंने एक साक्ष्य दिया जिसमें जीवाश्म संबंधी जो निक्षेप हैं या जीवाश्म समानता पाई जाती है, अर्थात जो वनस्पति पाई जाती है दोनों सेपरेट हुए हुए महाद्वीपों के बीच में वो समान पाई जाती हैं। इसी के आधार पर या सरीसृप है, स्तनधारी जो जीव है वो एक ही क्वालिटी के पाए जाते हैं, एक ही प्रजाति के पाए जाते हैं, अर्थात इनमें समानता पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये महाद्वीप आपस में सरके हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट इन्होंने दिया वो ग्लेसिकल निक्षेप है, यानी हिम के जो निक्षेप पाए गए हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अंटार्कटिका में अफ्रीका का दक्षिणी तट और एशिया का दक्षिणी हिस्सा जिसमें बर्फ के निक्षेप पाए जाते हैं, जहां की अभी वर्तमान में डेजर्ट है लेकिन फिर भी यहाँ पर बर्फ के निक्षेप पाए जाते हैं। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये महाद्वीप आपस में कभी जुड़े हुए थे और अभी सेपरेट होने के बाद में अलग अलग 7 महाद्वीप बने हैं। इनके द्वारा दिए गए 2 बल हैं जिसमें उत्प्लावन बल यानी सियाल है वो साइमा पर तैर रहा है और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण या ज्वारीय बल। अब देखते हैं इस थ्योरी को ब्रीफ में। तो पृथ्वी प्रकृति में गतिशील है, अंतर्जात शक्तियां महाद्वीपों और महासागरों का स्थान बदलती रहती हैं। इसमें कई सिद्धांत हैं जो हमारे ग्रह के विकास की व्याख्या करते हैं, जिसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। तो 1912 में
अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को विस्थापन परिकल्पना भी कहा जाता है, जो कि अल्फ्रेड वेगनर द्वारा परिकल्पित की गई। वेगनर 3 प्रकार की प्रणाली में विश्वास रखते थे कि सियाल, साइमा और नीफे, जो कि एडवर्ड स्वेस के द्वारा बताई गई जो सीमाएं हैं या परतें हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग की, उनका समर्थन किया गया और उसी के आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरी के साक्ष्य प्रकाशित किए हैं कि सियाल है वो साइमा पर तैर रहा है, और इस प्रकार से सियाल जब साइमा पर तैर रहा है, इस प्रकार से ये सियाल है और इसके आंतरिक भाग में साइमा है। तो साइमा के ऊपर सियाल परत तैर रही है, तो तैरते हुए जब महाद्वीपों का विस्थापन होता है, तब अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सियाल परत जब दूसरे महाद्वीप से टकराती है, तब जो अवसाद होते हैं वो निर्मित हो जाते हैं किनारों पर, और किनारों पर पर्वत श्रृंखलाएं निर्मित हो जाती हैं, और गर्तनुमा जो भाग रह जाता है उसे महासागर कहते हैं, और सियाल परत जो कि महाद्वीप है। अब आते हैं वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीप है महाद्वीपीय द्रव्यमान और विशाल महासागर यानी पेंजिया और पेंथालासा दोनों उपस्थित थे। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया सबसे पहले लॉरेशिया यानी उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया जो कि अंगारा लैंड कहा गया, और साउथ वाला भाग जो कि गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया उसमें सम्मिलित थे, अंटार्कटिका भी सम्मिलित था, के रूप में बड़े महाद्वीपों में विभाजित हुआ है। ठीक है, तो पेंजिया का जब विखंडन हुआ तब अंगारा लैंड, उत्तरी अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। उत्तरी भाग में जो कि उत्तरी अमेरिका है, यूरोप और एशिया सम्मिलित थे, जबकि दक्षिणी वाले भाग में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत सम्मिलित थे। इसके बाद में लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड विभिन्न छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते रहे, जो कि आज भी मौजूद हैं। बहाव के लिए वल वेगनर ने सुझाव दिया कि महाद्वीपों के बहाव के लिए यानी महाद्वीपों के विस्थापन के लिए जिम्मेदार ध्रुव भागने वाले सिद्धांत यानी पोलर वेंडरिंग थ्योरी कॉरस्पॉन्डेंस है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो पोलर वेंडरिंग थ्योरी है उसका अर्थ ये होता है कि पूरा चुंबकत्व जो सिद्धांत है, पृथ्वी का जो अक्ष है यानी पृथ्वी का अक्ष, रियल वाला अक्ष और मैग्नेटिक वाला पोल दोनों अलग अलग हैं, और इसी के कारण से ध्रुव हैं उनके ऊपर चुंबकत्व चेंज होता रहता है, और इसी के कारण से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। दूसरी बात है ज्वारीय बल के कारण से होता है, जो कि टाइडल फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स के कारण होता है महाद्वीपों का विस्थापन। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, पहले पेंजिया था जो कि संपूर्ण स्थल है वो एक स्थान पर एकत्रित था, पेंजिया के नाम से जाना गया। इसके चारों ओर जल था जिसे पेंथालासा कहा गया। आगे जाकर के लॉरेशिया या अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड दो भागों में टूटे और टेथिस सागर का जल इसमें प्रवेश कर गया। इसके बाद में जो मॉडर्न वर्ल्ड है जिसमें 7 कॉन्टिनेंट है उनका निर्माण हुआ। वेगनर के अनुसार 2 दिशाओं में प्रवाह हुआ है महाद्वीपों का, तो एक तो है भूमध्य रेखा की ओर हुआ प्रवाह और दूसरा आता है पश्चिम की ओर प्रवाह। तो पश्चिम की ओर जो प्रवाह हुआ है उससे उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिका विस्थापित हुए हैं, और भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह जो हुआ है उससे ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत है वो ऊपर की ओर विस्थापित हुए हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो पेंजिया संपूर्ण स्थल एक स्थान पर एकत्रित था, तो परमियम जो पीरियड था उसमें 2 to 5 मिलियन ईयर्स अगो इस प्रकार की कंडीशन थी पेंजिया की, जब संपूर्ण भाग एक स्थान पर ही एकत्रित था। फिर जब ट्रियासिक पीरियड आया तो 200 मिलियन ईयर्स अगो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड यानी 2 भागों में
विभाजन हुआ। दो भागों में विभाजन होने के बाद में जब जुरेसिक पीरियड आया तब पूरी तरह से महाद्वीप निर्मित हो चुके थे, 7 खंडों में विभाजित हो चुका था संपूर्ण पेंजिया। जो जुरेसिक कल्प में था 150 मिलियन ईयर्स अगो। अब आते हैं क्रिटेशियस कल्प में, तो क्रिटेशियस कल्प में 65 मिलियन ईयर्स अगो की घटना है, जिसमें संपूर्ण स्थल इस प्रकार से खंडित हो गया था। और प्रेजेंट वाले डेज में यानी प्लिस्टोशिन काल में से लेकर के, प्लिस्टोशिन काल से लेकर के और आज तक होलोसीन तक ये कंडीशन दिखाई पड़ती है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका 7 महाद्वीप विद्यमान है। इनके बीच में मौजूद जो जल है उसके कारण से महासागरों का निर्माण हुआ, जिसे अटलांटिक महासागर, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में अवस्थित है। हिंद महासागर अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है। ऊपर स्थित जमा हुआ महासागर जिसको आर्कटिक महासागर के नाम से हम जानते हैं, और इनके उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अवस्थित महासागर का नाम प्रशांत महासागर है। वेगनर के द्वारा निर्मित वर्तमान जो विश्व है वो 7 महाद्वीपों में अवस्थित है और 4 महासागरों में निर्मित हुआ है। तो इस प्रकार से वेगनर की थ्योरी के अनुसार महाद्वीपों का जब विखंडन हुआ है, यानी महाद्वीप पेंजिया का विखंडन होने के बाद महाद्वीप 2 भागों में विभाजित हुआ, यानी पेंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ, जिसमें लॉरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना प्लेस था। उत्तरी अंगारा लैंड जो प्लेस है उसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का भाग सम्मिलित था। दक्षिणी जो भाग था उसमें अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सम्मिलित हैं। इसी प्रकार से निर्मित जो महासागर हैं, अटलांटिक महासागर जो कि नया निर्मित महासागर है, जब अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति समझाई गई 1916 में हैरी हेस और डीप्स के द्वारा कटक के निर्माण की प्रक्रिया के बाद में अटलांटिक महासागर का विस्तार यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी गई, तब अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी को साक्ष्य मिला और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या करने वाला सिद्धांत एकमात्र प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। इसी के साथ में जैसे कि महाद्वीप क्यों सरके हैं, इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए 1929 में आर्थर होम्स की थ्योरी आई, जो समझाती है कटक के निर्माण को, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से धक्के लगते हैं और बाहर की ओर प्लेटों का अपसरण होता है, जिससे कटक का निर्माण होता है। कटक जब महासागर के बीच में अवस्थित होती है तब जल के अंदर भार बढ़ जाने के कारण से या जल में आयतन बढ़ जाने के कारण से जल बाहर की ओर यानी तटों की ओर स्प्रेड करता है, फैलता है। इसे ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का नाम दिया गया, जो 1960 में हैरी हेस और डिप्स के द्वारा दी गई। आर्थर होम्स की संवहन तरंग सिद्धांत इस थ्योरी की व्याख्या करते हैं, लेकिन 1913 में अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी को साक्ष्य नहीं मिलने के कारण से ख्याति प्राप्त नहीं हुई। वेगनर के मृत्यु उपरांत यानी 1930 में अल्फ्रेड वेगनर की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के पश्चात इसकी थ्योरी को साक्ष्य मिला और थ्योरी को ख्याति प्राप्त हुई।
ठीक है। तो महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के समर्थन में साक्ष्य जो कि वेगनर के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जिग्साफेट जो मैंने बताया आपको बैक में कि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका की तट रेखाएं हैं उनको आपस में सटाया जा सकता है और उन्हें एक साथ फिर से जोड़ा जा सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिग्साफेट जो सिद्धांत है जो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि पेंजिया एक स्थान पर एकत्रित था। महाद्वीपों के पार समान युग की चट्टानें पाई जाती हैं, यानी ब्राजील तट की अर्थात दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका की चट्टानें हैं वो आपस में मेल खाती हैं। उत्तरी अमेरिका, अपलेशियन आयरलैंड और उत्तरी पश्चिमी यूरोप की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो भी समान संरचना रखती हैं। भारतीय गोंडवाना तलछट प्रणाली, अब इसकी बात करें, यह प्रणाली दक्षिणी गोलार्ध के 6 अलग अलग भूभागों में पाई जाती है। गोंडवाना लैंड प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं। अगला आता है प्लेशर निक्षेप, ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं और इसी के स्थान पर घाना अफ्रीका के तट पर भी सोने की सिराएं पाई जाती हैं जो कि एक समान चट्टानें पाई जाती हैं। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि पेंजिया के समय ये दोनों महाद्वीप एक स्थान पर एकत्रित थे। अब आते हैं जीवाश्म का वितरण, तो यह देखने के लिए लेमर्स भारत, मेडागास्कर अफ्रीका में पाए जाते हैं, यानी लेमुरिया प्रजाति के जीव हैं वो पाए जाते हैं जो गोंडवाना निक्षेप में पाए जाते थे। ठीक है, तो इन लोगों ने 3 भूभागों को जोड़ने वाली एक सन्निहित भूभाग लेमुरिया पर विचार करने के लिए प्रेरित किया, यानी लेमुर नामक प्रजाति के जो जीव हैं वो पाए जाते हैं भारत में, मेडागास्कर में और अफ्रीका तट पर पाए जाते हैं। इसी के कारण से हम कह सकते हैं कि लेमुर प्रजाति है वो कहीं एक स्थान पर ही तो अवस्थित थी, इसी के कारण से अलग अलग प्लेस पर भी हमें दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट आता है ब्राजील और फॉकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, भारत और कार्बोनिफेरस हिमनदी कार्बोनिफेरस काल के दौरान भूभागों के एकत्रीकरण को और सिद्ध करते हैं। यानी अन्य प्रकार के भी रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, स्तनपायी जीव पाए जाते हैं जो एक स्थान पर, जैसे ग्लिप्टोलिप्टस वनस्पति है जो ऑस्ट्रेलिया, भारत और अफ्रीका के तट पर पाई जाती है, समान प्रकार की वनस्पति है। इसी के कारण से पेंजिया एक स्थान पर एकत्रित था, हम कह सकते हैं। अगला आता है समुद्र तल फैलाव और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इन सिद्धांतों ने यह भी साबित किया कि भूमि और समुद्र स्थिर नहीं थे और वे बहते रहते हैं। इसी के आधार पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसी के साथ में ही 1929 और 30 में आर्थर होम्स की थ्योरी सवैन तरंग सिद्धांत के आधार पर भी वेगनर की थ्योरी को सही माना गया। जीवाश्म साक्ष्य आप देख सकते हैं, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंडिया में समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और समान प्रकार के स्तनपायी जीव यानी फॉसिल निक्षेप पाए जाते हैं जो ट्रियासिक कल्प में रेप्टाइल निर्मित हुए थे। लेमुर प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वो तीनों महाद्वीप में समान रूप से पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जलीय जीव पाए जाते हैं कुछ और कुछ वनस्पति पाई जाती हैं जो कि ग्लिप्टोलिप्टस वनस्पति है, सभी ऑस्ट्रेलिया यानी गोंडवाना लैंड वाली चट्टानों में पाए जाते हैं या गोंडवाना लैंड वाले महाद्वीपों में पाए जाते हैं। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं जैसे कि ये महाद्वीप हैं वो एक प्रकार से जुड़े हुए थे। अब आती है थ्योरी पैलियोमैग्नेटिक अध्ययन और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के आधार पर जब पिघला हुआ यानी 1913 में आर्थर होम्स ने सवैन तरंग सिद्धांत को समझाया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म धाराएं हैं वो ऊपर की ओर संचालित होती हैं। जब वो धरातल पर प्रकट होती हैं, चट्टानों को तोड़ती हुई बाहर की ओर आती हैं, तो उठते स्तंभ की धाराओं पर अपसरण होता है और वहां पर मैग्मा उपस्थित हो जाता है। मैग्मा जब निर्मित होता है, जम जाता है, उसे ही एक लंबी संकरी या फिर गहरी दरार के रूप में मैग्मा जम जाता है जिसे कहा जाता है कटक। यानी लंबी एक पर्वत श्रृंखला होती है जिसे कटक कहा जाता है और कटक जब निर्मित होती है, इसी के कारण से सी के अंदर यानी समुद्र के अंदर
आयतन अधिक हो जाता है, यानी कटक बाहर निर्मित होने के कारण से पानी है वो तटों की ओर प्रसारित होता है। अब आते संवहन धारा के अनुसार मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है तो लावा भी तत्कालीन पैलियोमैग्नेटिक क्षेत्र के अनुसार भौतिक हो जाते हैं और इस प्रकार दोनों चुंबकीय विसंगतियों में वैकल्पिक बैंड बन जाते हैं। अब सुनिए, पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में उलटफेर हो रहा है। ये कैसे होता है? एमओआर के दोनों ओर सामान्य विपरीत चुंबकीय विसंगतियां वैकल्पिक तरीके से पाई जाती हैं। पृथ्वी का जो मैग्नेट पोल है वो एक्चुअल जो पोल है उससे अलग, ठीक है, अलग होने के कारण से जब सौर मंडल की जो स्थिति बदलती है, सूर्य की स्थिति यानी पृथ्वी के रेफरेंस में जब बदलती है तो चुंबकीय जो पोल है वो भी बदल जाते हैं और इसी के कारण से अलग अलग दिशाओं में बल की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसे ही पैलियोमैग्नेटिक अध्ययन कहा जाता है, इसे ही पोलर वेंडरिंग थ्योरी कहा जाता है, ध्रुवीय विचरण सिद्धांत कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सो कॉल्ड पोलर वेंडरिंग कर्व्स तो आप देख सकते हैं, अलग अलग समय स्थिति में पोलर वेंडरिंग भी चेंज हो जाता है जिसके कारण से पृथ्वी का जो एक्सिस है और उसका मैग्नेट पोल है वो अलग अलग होने के कारण से पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार से चेंज हो जाती है और चेंज होने के कारण से जो कर्व बनता है उस कर्व के सहारे बल भी अलग अलग प्रकार से पृथ्वी के ऊपर प्राप्त होता है। तो पृथ्वी पर मैग्नेटिक जो फोर्स है वो अलग प्राप्त होने के कारण से अलग अलग दिशाओं में बल की प्राप्ति होती है और वो कॉन्टिनेंट के प्रवाह पर प्रभाव डालती है, यानी चट्टानों के जमने और चट्टानों के डिपॉजिट होने पर भी प्रभाव डालती है। तो ये था अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी। एक बार वापस से अल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी है उसके साक्ष्य पढ़ लेते हैं। तो उनके द्वारा दिए गए जो साक्ष्य हैं वो चट्टानों में समानता, उन्होंने बताया जिगसॉ फिट कंसेप्ट, थर्ड उनके द्वारा दिया हुआ साक्ष्य है वो जीवाश्म संबंधी साक्ष्य। नेक्स्ट आता है ग्लेसिकल निक्षेप, यानी अलग अलग महाद्वीपों पर पाई जाने वाली जो ये समानताएं हैं ये सिद्ध करती हैं कि वेगनर की थ्योरी है वो सही है, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। उनके द्वारा दी गई थ्योरी के साक्ष्य या प्रमाण सिद्ध नहीं करने वाले हैं। तो उसमें आता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा बताया गया कि गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण से महाद्वीप हैं वो सरके हैं। तो विद्वान जेफरीज के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल का साक्ष्य जो कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा गया, इसकी समीक्षा की गई, इसकी आलोचना की गई। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल अगर अधिक होता तो पृथ्वी तो रोटेट करना ही बंद कर देती, यानी पृथ्वी घूमना ही बंद कर देती, इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता तो। दूसरा वेगनर के द्वारा दिया हुआ जो साक्ष्य था वो था सियाल साइमा कंसेप्ट। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा जो दी गई थ्योरी है उसमें साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सियाल साइमा थ्योरी दी थी, जिसमें एडवर्ड स्वेस के द्वारा दी गई थ्योरी को उन्होंने हूबहू अपने सिद्धांत में सम्मिलित किया और उन्होंने कहा कि जो सियाल परत है, सिलिका और एल्यूमिनियम जैसी क्रस्ट की परत है यानी लिथोस्फीयर है, वो साइमा पर तैर रहा है और साइमा पर तैरते हुए पूरे महाद्वीप भी इसी तरह से फ्लोटिंग कर रहे हैं, यानी उत्प्लावन बल के कारण से फ्लोटिंग कर रहे हैं। अब फ्लोटिंग करते हुए जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो
जब किनारे उनके कहीं जाकर के टकराते हैं तो अवसाद जो होता है हमारे पास वो जाकर के किनारों पर सबमिट हो जाता है, यानी निक्षेपित हो जाता है अवसाद, और उसके कारण से किनारों पर खड़ी हुई जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो निर्मित हो जाती हैं। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाए क्योंकि सिर्फ केवल तटों के सहारे ही पर्वतों की उपस्थिति नहीं है, महाद्वीप के बीच में भी पर्वत निर्मित हुए हैं। वो किस प्रकार से निर्मित हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं कर पाए हैं। जैसे कि हिमालय पर्वत का निर्माण बताइए, तो उनके पास में कोई भी आंसर नहीं था। इसी के कारण से वो अपनी थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाए हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण से पृथ्वी है वो रोटेट करना बंद कर देती। इन आधारों पर वेगनर की थ्योरी को मान्यता प्राप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार से ये अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी है। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.